नारी पीठ में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बनकर शीश काटी, जब बात हो सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ नुजा दीक्षित। आज हमारा खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटी के एपिसोड में खास शख्सियत, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। चलिए हम मेहमान से रूबरू करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर अल्पना कटीजा। स्वागत है मैम आपका साधना न्यूज में और घर की लक्ष्मी बेटी की खास एपिसोड। थैंक यू। घर की लक्ष्मी बेटी कार्यक्रम है और इसमें हम हर एक महिला की, हर एक शख्सियत हर बार लेकर आते हैं और हर एक महिला की प्रतिभा को दिखाते हैं। आपकी प्रतिभा पर भी आज चर्चा करेंगे, आपकी जीवनी पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम मेरा सबसे पहला सवाल यही है मैम, 76 साल की इतिहास को इस बार बदला गया है और 76 साल के इतिहास में पहली बार महिला वाइस चांसलर आप बनी हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कितना गर्व वाली बात है ये मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। सौभाग्य की बात है मेरे लिए। इसके लिए मैं राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझ में अपना विश्वास जताया। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि समाज में अभी भी स्वीकार्यता उतनी होती नहीं है। इसलिए कुछ चुनौतियों का सामना कर रही हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे कुछ लोग इसमें आगे बढ़ने में सहयोग भी दे रहे हैं, तो हम सफल होकर निकलेंगे। बहुत खूब मैम, बिल्कुल सही कहा कि ये भाग्यशाली है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात कि महिला होकर के आपको इस पद का भार मिला, पदभार आपने किया, उसके बाद में सबसे बड़ी बात रही है। इसके साथ ही मैम शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूँ आपके, तो शुरुआती दौर में पहले आप एक गृहिणी, फिर आप प्रोफेसर और अब एक कुलपति, कैसे मैनेज कर रहे हैं? सभी गृहिणियां अपने घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि महिलाएं बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं। वे घर में छोटी से छोटी चीज का जो स्टोर है उसको मैनेज करती हैं, टाइम को मैनेज करती हैं, बच्चों को मैनेज करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, हस्बैंड के साथ में टाइमिंग को सेट करती हैं। तो महिलाएं गृहिणी के तौर पे बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं भी शुरुआत में ये सब काम बहुत किया मैंने उसको, और उसके बाद में एक प्रोफेसर के तौर पे मुझे पढ़ना, पढ़ाना, रिसर्च करना, इसका जो मुझे चांस मिला वो भी बहुत ही मैंने उसको एंजॉय किया और अच्छे से मैंने उसको किया। अब जो मुझे मिला है काम वो बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसमें एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय को दिशा देना, उसके बारे में नीतिगत निर्णय लेना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। मैम शुरुआती दौर के कुछ खट्टे मीठे जो पल है वो भी आप साधना न्यूज के दर्शकों को साझा करें। जब मैंने पदभार ग्रहण किया तो मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ के कुलीग्स थे, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ था, सबसे बढ़कर के बच्चों ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, तो मुझे उसमें उनकी जो उमंग थी, उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो भी दिखाई देती थी। उन्हें लगता है कि मैं ये सब कर पाऊंगी, उन्हें लगता, तो वो देख करके मुझ में भी एक नया जोश आता है। छात्राओं के लिए ज्यादा अपेक्षाएं आपको लेकर के हो गई होगी, क्योंकि आप एक महिला हैं, तो जाहिर सी बात है कि छात्राएं अब कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ भी महसूस कर रही होगी कि हमारे पास हमारी वाइस चांसलर है, वो एक महिला है और बहुत अच्छे से हमारी सुनवाई करेगी, हमें समझेंगी। ये थोड़ा नेचुरल है, होगा ही, लेकिन मुझे जो अप्रोच करने वाले हैं उसमें छात्र हैं वो ज्यादा है। तो वो छात्र बोलते भी हैं और छात्र नेता भी होते हैं, तो वो जब अप्रोच करते हैं तो मतलब जो हमारी छात्राएं हैं उनके मुद्दे भी वो लेकर आते हैं और वे ही सारी बातों को रख रहे हैं और ये बताते हैं कि हमें आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। तो अभी तक मुझे छात्राएं कम मिली हैं, हालांकि मैं गर्ल्स हॉस्टल में जाती हूँ तो वहाँ पर उनसे बात होती है, लेकिन अगर मैं रोजमर्रा की बात करूँ तो वहाँ पर छात्र छात्राएं सभी आते हैं। बिल्कुल मैम, आपकी जीवनी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की, कैसा वो दौर रहा, कितना कुछ स्ट्रगल करना पड़ा? मैं बेसिकली उदयपुर से आती हूँ, मेरी सारी शिक्षा दीक्षा उदयपुर से हुई है। मैं भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और मेरे पिताजी का जोर हमेशा से पढ़ाई पे ज़्यादा रहा,
तो वे ये कहते थे कि अगर तुम अच्छा करोगी तो छोटे भी तुमसे सीखेंगे। तो उन्होंने शायद बहुत ही कड़े अनुशासन में रखा, और पढ़ाई के मामले में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं करने दिया। मैं थ्रू आउट टॉपर रही, और छोटे भाई बहनों को भी मैं ही पढ़ाती थी। तो बोर्ड में, चाहे मैं 10th की बात करूं तब 11th ही होता था। उसके बाद बीए में राजस्थान यूनिवर्सिटी भी टॉप किया मैंने, एमए में भी मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, उसके बाद जेआरएफ रही, पीएचडी किया। सारी शिक्षा मेरी उदयपुर से ही हुई। और मुझे वे दिन अभी भी लगता है कि बहुत अच्छे थे। सिर्फ पढ़ना और मतलब हाँ, सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो ऐसा कोई स्ट्रगल मुझे नहीं लगता है, उस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल। और आमतौर पर होता ही है कि बचपन कहीं ना कहीं सभी को बहुत याद आता है। कोशिश करते हैं कि वापस से इस जिंदगी को जीने की कोशिश करें, बचपन को जीने की कोशिश करें, लेकिन समय निकलने के बाद में कुछ नहीं हो पाता है। इसी के साथ मैम, जैसा कि राजस्थान विश्वविद्यालय काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय है और काफ़ी चर्चित भी है, अगर मैं छात्रों की सुरक्षा की अगर यहाँ बात करूँ तो क्या कुछ छात्रों की सुरक्षा के लिए आप कदम उठाएंगे? अभी यहाँ पर एंट्री का कोई ऐसा सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है। हम आने वाले समय में सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए एंट्री पर आइडेंटिटी कार्ड चेक करना, और अंदर सीसीटीवी कैमरास लगवाना, लाइट की पूरी व्यवस्था हो, हॉस्टल्स में एक तरीके से जो चेकिंग ढंग से हो, इनलीगल को ना रहे, इन सभी व्यवस्थाओं को हम देख रहे हैं। शिक्षा की बात करें मैम, तो शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा को लेकर, शिक्षा सुधार को लेकर क्या नीतियां आपने अपनाई है या क्या आप अपनाने वाले हैं? अगर शिक्षा में सुधार की बात करूं तो सबसे पहले तो अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई हुई है, हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं, और उसमें पढ़ने पढ़ाने को लेकर, करिकुलम को लेकर, कोर्सेज को लेकर आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। तो हमने वो सभी लागू किए हैं, जिससे कि जो डिग्री मिलती है और फिर एक्चुअल लाइफ में जब जॉब मार्केट में जाते हैं बच्चे, तो उन्हें जिस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो गैप कम हो सके। तो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, इंटर्नशिप्स हैं, एकेडेमिया से इंटरेक्शन इंडस्ट्री का जो है वो होना चाहिए। वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं। हमारे यहाँ यूजी में सेमेस्टर स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, और अब जो है बच्चों को यूजी में 4 साल का जो प्रोग्राम होगा उसके बीच में एक बार इंटर्नशिप ज़रूर करनी होगी। तो वे किसी ना किसी इंडस्ट्री में जा कर के इसको करेंगे। कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि रूरल एरिया के बच्चे हैं, वे पूरे टाइम पे यहाँ नहीं रह पाते हैं, और क्रेडिट्स में अर्न करने में कोई दिक्कत होती है। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है उसमें सभी बच्चों को खुद को रजिस्टर करना ज़रूरी है। तो उसका फ़ायदा एनईपी में बच्चों को मिलेगा। और अब ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाए या घर में कोई मजबूरी हो जाए, तो छोड़ करके अगर वो जाएंगे भी तो उन्होंने कोई भी 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी उन्होंने किया है वो उनके उस बैंक में जमा हो जाएगा। तो उसका वो फायदा बाद में उठा सकते हैं, वो वेस्ट नहीं जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप कैसे देखते? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक तरीके से हमारे जो पहले की जो शिक्षा पद्धति थी उसकी कमियों को दूर करने की दिशा में एक क्रांति है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब बच्चा डिग्री लेकर के बाहर जाता था तो हमारा कॉरपोरेट सेक्टर कहता था कि ये एम्प्लॉयबल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो नीड्स हैं ये इसने पढ़ लिया है लेकिन ये हमारे यहाँ पे काम नहीं कर पाता है उसको। तो उसका कारण ये था कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कभी मौका ही नहीं मिलता था उसको। उसने मशीन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन मशीन एक्चुअली काम कैसे करेगी, काम करेगी तो क्या दिक्कतें आएंगी, उसको वो कैसे कर सकता है डील, ये सब नहीं आता उसे। प्लस क्या होता है कि जब वो बाहर काम ही नहीं करता है तो उसकी पर्सनालिटी का वैसा डेवलपमेंट नहीं होता। तो कई सारे ऐसे चैलेंजेस वो एक्चुअल लाइफ में फेस करता है। तो एनईपी में अब ये पढ़ाई के साथ साथ उसको जो फील्ड में जाने का मौका मिल रहा है उससे ये समस्याएं जो है ना वो एड्रेस हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक वेलकम स्टेप है और इनसे बच्चों को बहुत फायदा होगा। पिछले कई समय से नेट की जो टीम है उसका राजस्थान विश्वविद्यालय में दौरा नहीं रहा और
आप भी कहीं ना कहीं नेक की टीम को लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो नेक की टीम अगर राजस्थान विश्वविद्यालय में फिर से आती तो क्या कुछ फायदे यहाँ देखे? देखिए, 2016 में हमारा नेक का साइकिल 2 हुआ था। उसके बाद में ये नहीं होने के कारण यूनिवर्सिटी को बहुत तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नेक ग्रेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत प्रेस्टिजियस चीज़ है कि हमारे यहाँ पे नेक का कौन सा ग्रेड मिला हुआ है। अच्छी ग्रेड मिलने पर फंडिंग अच्छी मिलेगी, हमारे लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएंगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3-4 महीने में हम नेक का साइकिल 3 कंप्लीट करें और एक अच्छी ग्रेड यूनिवर्सिटी को मिले और हमारी फिर से फंडिंग शुरू हो सके। आमतौर पर देखा जाता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षक नहीं होने को लेकर छात्र छात्राएं नाराज होते हुए दिखते हैं, धरना प्रदर्शन भी वो करते हैं, बहुत ज्यादा नाराजगी उनमें देखी जाती। आपके आगे की बात में आप कैसे इस पर जो है रोकथाम करेंगे, और इतना ही नहीं कैसे इस पर काम करेंगे, शिक्षकों के लिए क्या कुछ करके दिखाएंगे? हम एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटेड है ये इंस्टीट्यूशन। कई चीज़ों के लिए हमें सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जब शिक्षकों की कमी की बात आती है तो उसमें हमारी पूरी तरह से निर्भरता सरकार के ऊपर रहती है। हमें सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है और हम जल्दी ही इस कमी को पूरा करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई सारे कोर्सेज में जहाँ टीचर्स की कमी होती है, हम गेस्ट फैकल्टी को इनवाइट करते हैं और हम उनसे क्लासेस लगवाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जो रिटायर्ड लोग हैं वो इनकी क्लास लेने आते हैं। तो कहीं ना कहीं उस समस्या का समाधान उस तरीके से किया जा रहा है। बिल्कुल, समस्या का समाधान कहीं ना कहीं होगा। मैम, एक बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल है, चूंकि आप देख सकते हैं कि पहले के छात्र छात्राओं में शिक्षक को लेकर एक अलग ही छवि हुआ करती थी, भगवान का प्रतिरूप होता था शिक्षक। लेकिन आज कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं में मानसिकता कहीं ना कहीं चेंज होती हुई नजर आ रही है। शिक्षक का जो दर्जा हुआ करता था वो आज नहीं होने वाला, मतलब नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो ये मानसिकता को आप कैसे बदलेंगे? पहले शिक्षक गुरु के रोल में होता था, अब वो एक वेतनभोगी के रोल में है। अब वो वेतन के लिए काम करता है। पहले शिक्षक सेवा के लिए काम करता था, वो पूरी तरीके से समर्पित रहता था। पहले वो सोच नहीं होती थी कि मुझे 1 महीना होगा तो मुझे इतनी सैलरी मिलेगी। गुरु का सम्मान ही अलग था वो। अब जब हमने बात ही ये कर दी कि हम सेवा के लिए नहीं और हम वेतन के लिए काम करेंगे और हमारा वो कमिटमेंट नहीं रहेगा, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सम्मान भी मिलेगा? तो ये नेचुरल सी बात है। मुझे लगता है कि इसको रेस्टोर करने के लिए हमें जो अपनी मानसिकता है उसको बदलने की ज़रूरत है। हमारा काम सिर्फ कक्षा में जाना और कोर्स कंप्लीट करना नहीं होना चाहिए। एक टीचर का रोल क्लासरूम के बाहर भी होना चाहिए। वो एक स्टूडेंट की मेंटरिंग करे। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट को परेशान करती हैं, जिसको वो किसी से डिस्कस नहीं कर सकता है। अगर टीचर अवेलेबल रहे और वो स्टूडेंट की ऐसी बातों से इन्वॉल्व हो करके सॉल्व कर सके तो ये रेस्टोर हो सकता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैम आप देख सकते हैं माँ बाप की बात, शिक्षक ही एक ऐसे गुरु होते हैं जो बच्चे को सही दिशा और मार्गदर्शन देते हैं, और उसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं बच्चा अपने फ्यूचर को प्लान करता है, अपने भविष्य में आगे आता है। इनमें आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे दर्शक तो देखेंगे, साथ में विद्यार्थी भी इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो वो आपसे क्या सीख लें, क्या उनके लिए संदेश होगा? मेरा विद्यार्थियों को यही संदेश है कि जिस समय पे वे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उनकी पूरी जिंदगी के लिए। ये उनके करियर को दिशा देगा, उनकी पूरी जिंदगी को दिशा देगा। इसलिए वे समय को न गंवाएं और अपने आने वाले जीवन की चुनौतियों को कम करने के लिए अभी इस चुनौती को स्वीकार करें कि वे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। अभी अगर जीवन के इस समय पे वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छी जगह प्लेस होंगे और बाद में राह आसान हो सकती है। बिल्कुल मैम, आपने जैसा कि अभी युवाओं को एक प्रेरणा दी है, इसी से रिलेटेड मेरे दिमाग में हाल ही में एक सवाल आया, क्योंकि आज का युवा मैम आप देख सकते हैं कि भ्रमित होता हुआ नजर आ रहा है।
अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर उसका ध्यान नहीं होता है, वो भ्रमित हो जाता है। ऐसे में आप उन युवाओं को कैसे सही दिशा देना चाहेंगे? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डाइवर्जन का कारण बनती हैं, और आजकल तो इतना डिजिटल पोल्यूशन है कि बच्चों को फोकस करना ही मुश्किल हो रहा है। तो हर समय की अपनी अलग अलग चुनौती होती है। अभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, एक्चुअली बच्चों के पास में इतनी इंफॉर्मेशन है, तो ये मैनेज करना भी अपने आप में एक जरूरी चीज है। आना चाहिए, बच्चों को ये स्वीकार करना पड़ेगा, उन्हें ये मैनेजमेंट सीखना चाहिए, उन्हें ये मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है, कैसे यूज लेना है, ये सब वो देखे, सीखे और अपनी जिंदगी के लिए उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उसको में लें। तो मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स भी उन पर प्राउड फील करेंगे, उनके टीचर्स, उनकी संस्था जो है वो भी उस पर प्राउड करेंगे। तो आज हमारे इस खास एपिसोड में राजस्थान विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर अल्पना कटेजा जी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने युवाओं को एक नई दिशा देने का संदेश दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जीवन में सफलता और संघर्ष दोनों होते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करने का जो संदेश मैम ने दिया है वो सब आप ग्रहण कर सकते हैं। आगे भी हम आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलवाते रहेंगे, इसी तरीके से खास मेहमानों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।